हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर आपके लिए लेके आई हूँ 8th क्लास एसएसटी का चैप्टर नंबर 10। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट का जो है आज आधा जो हिस्सा बचा हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मैनी इंडियन कंट्रीब्यूटेड टू द फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट perhaps the most important role was played by Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of drafting committee। ठीक है, अब उसके बाद संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टर अम्बेडकर का, जो किसके चेयरमैन थे, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो है चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। एंड अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट्स वाज फाइनलाइज्ड, और कहते हैं उनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था, फाइनल किया गया था। इन दिस फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी द accompanied बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने कहा, गिविंग द राइट टू द वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ अदर inequalities such as between rich and poor or between upper and lower caste। with the new कॉन्स्टिट्यूशन ही सैड इंडिया वाज, यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब और ऊंच नीच जातियों का जो फासला है वो खत्म नहीं हो जाएगा, अपने आप खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के जो है साथ भारत, अभी एक नए संविधान के साथ भारत आगे बढ़ेगा। कैसे? गोइंग टू एंटर इनटू लाइफ ऑफ जो है कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? विरोधाभास होना, दो पार्टियों के बीच या फिर दो जातियों के बीच जो विरोध होना। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। अंतर विरोध के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा था भारत, और राजनीति में हमारे पास समानता होगी। सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो क्या हुआ? इन पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर क्या हुआ भाई? इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, और in our social or economic life we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value। इसका मतलब होता है राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक आर्थिक और संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत के निषेध करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। हाउ वाज स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, यानी कि राज्यों का गठन कैसे हुआ? देश तो आज़ाद हो गया, उसके बाद जो है राज्य कैसे बने देश के अंदर। अब हम वो पढ़ने वाले हैं कि भारत के अंदर राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, किस वजह से राज्यों के अपनाने की जो है निर्माण की जो है जरूरत पड़ी। बैक इन द 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस द मेन पार्टी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कहते हैं कि 1920 के दशक के में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है, और हैड प्रोमिस दैट वंस द कंट्री वॉन इंडिपेंडेंस, और कहते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का जो है अलग अलग प्रांत होगा। जैसे देश पहले तो सभी इकट्ठा होकर लड़े थे, कहते हैं जैसे देश आज़ाद हो जाएगा तो अपने अपनी भाषा के जो लोग हैं अपना अलग अलग राष्ट्र अपना अलग अलग जो है राज्य बना पाएंगे। अब उसके बाद जो है ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस, अपना अपना प्रांत होगा, अपनी अपनी रियासत होगी। हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है कांग्रेस ने कोई स्टेप नहीं लिया टू ऑनर हिज प्रोमिसेस, अपने वादे को पूरा करने के लिए। फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड द बेसिस ऑफ रिलीजन, भारत का बंटवारा हो गया किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, फ्रीडम had come not to one nation but to two। as a result of the partition the विभाजन of India, more than 1 million people had been killed in riots between the Hindu and Muslim। could the country afford further divisions ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? इसका मतलब क्या हुआ कि कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो अपनी बात पर खरी नहीं उतरी। अब उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था, इसलिए महात्मा गांधी तमाम इच्छा और प्रयासों के बावजूद भी यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों से मिल रही थी।
देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे छिड़ गए थे। इस दंगे में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी, बिल्कुल थी। हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह से और बंटवारा झेल सकता था? यानी कि ये तो जब दंगे हो रहे थे, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो अब तो सीरियस मुद्दा बन गया था। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वल्लभ भाई पटेल, अब इन्होंने क्या किया, वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। कहता कि भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा मत करो भाई। आफ्टर द पार्टीशन नेहरू सेड disruptionist and tendencies had come to the fore to check them, and the nation had to be strong and united, or as a Patel put it। अब उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री जो वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोध थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा उपद्रवकारी प्रवृत्तियों पर सिर उठा रही है, यानी कि जो उपद्रवकारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और जिन पर अंकुश लगाना जो है जरूरी हो गया है, अदरवाइज हम राष्ट्र को एक नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद कहते हैं द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ द इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट शुड बी मेड ए नेशन। अब मेन मुद्दा क्या रह गया था कि हम अपने देश को एक राष्ट्र में कैसे बनाएं, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एवरीथिंग विच हैज़ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैज़ टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रो ऑब्स्टेकल्स होती है, बाधा इन इट्स वे होता है, रास्ता हैज़ टू बी रिजेक्टेड। वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आल्सो बट एंड बाय दिस टेस्ट इन आवर ओपिनियन दे कैन नॉट बी स्पॉटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय भारत को पहली और आखिरी ज़रूरत है कि उसे एक नया राष्ट्र बनाना है। ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे आनी चाहिए, रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, खारिज करना चाहिए। हम में यह कसौटी भारतीय प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई गई है। इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय है, राय का मतलब होता है मांग, डिमांड, समर्थन नहीं दिया जा सकता भाई, ऐसे कैसे होगा। दैट द कांग्रेस लीडर्स वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रोमिसेस क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि कांग्रेस जो नेता है अपने वादे से पीछे हट रहे थे और जो है असंतोष फैला हुआ था लोगों में, लोग निराश थे, डिसअपॉइंटमेंट थे। उसके बाद जो है कन्नड़ स्पीकर से होता है, कन्नड़ भाषी, मलयालम स्पीकर होता है, मलयालम भाषी, मलयालम भाषा बोलने वाले लोग जो होते हैं, एंड इन मराठी स्पीकर होते हैं, मराठा भाषा बोलने वाले, हैड ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट। वो भी कहते हैं कि मलयालम भाषा का अलग राज्य बनाओ, कन्नड़ का अलग बनाओ, और जो मराठा भाषा का राज्य अलग अलग राज्य बनाओ। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट जो विरोध हो गया था लोगों में केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग, कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी। अब उसके बाद कहता है कि भाई ये सब होने के बाद जो है क्या हुआ, सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिले में दिखाई दिया। असंतोष होता है, टकराव हो गया लोगों में आपस में, नहीं भाई हम तेलुगु लोग हैं तो हमें भी अलग करो, हमारा भी अलग राज्य बनाओ। केम फ्रॉम द तेलुगु। उसके बाद महेंद्र नेहरू वेंट टू कैंपेन, जो है उन्होंने एक अभियान चलाया। देयर ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952 में ही वाज मेट विद ब्लैक फ्लैग्स, जो काले झंडे लहराए गए, स्लोगन डिमांडिंग वी वांट आंध्रा, और काले, एक बार ये पूरा पढ़ा देती हूँ मैं। इन अक्टूबर ऑफ द ईयर ए वेटरन जो है गांधीयंस नेम्ड गांधीयंस। अब उसके बाद 1952 में आम चुनाव में नेहरू का चुनाव प्रचार करने के लिए लोगों ने काले झंडे दिखाए, हमें आंध्र चाहिए, हमें आंध्र चाहिए नारे लगे। उसी साल जो है एक इस पर एक नाम दिया गया है जो है पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, इसको भाई बोलने में थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, इसको मैं वो लिख के दिखाती हूँ, पोटी कैसे लिखेंगे, ऐसे पो करके टे, ये नाम है। ठीक है, और श्रीरामुलु ये नाम है भाई। अब उसके बाद क्या हुआ, श्रीरामुलु ने कहा, अब लोगों ने काले झंडे दिखाए और उसके बाद जो है वेंट टू ए हंगर स्ट्राइक, भूख की हड़ताल कर दी उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ द आंध्र स्टेट, किया हमें तो आंध्र चाहिए, और उन्हें प्रोटेस्ट कर दिया, विरोध कर दिया। तेलुगु स्पीकर इंटरेस्ट, कहते कि तेलुगु वाले लोग जो है सारे इकट्ठे हो गए। एज द फास्ट वेंट ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता गया इनका ये जो टकराव है। इट अट्रैक्ट मस्ट सपोर्ट एंड, जो हड़ताल है और
और जो है बंस वर ऑब्जर्व्स इन मैनी टाउन्स, कहते हैं कि अलग अलग जो है अनशन पे बैठ गए लोग, और इसके अलावा जो है हड़ताल करने लगे, जुलूस निकालने लगे। जो है बंस का मतलब होता है जुलूस निकालना, हड़ताल का मतलब लोग हड़ताल करने लगे कि भी हम भी, हमारा भी अलग राज्य चाहिए। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद एक मिनट बच्चा, एक वर्ड है ना, देखो इसके ऊपर आएगा है ये वाला ना, लिंग्विस्टिक क्या होता है, इसका मतलब होता है भाषाई, यानी कि भाषा से संबंध, रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया ऑन 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को क्या हुआ, उसके अंदर इन 1952 में 58 यानी कि 58 days into his fast 40 श्री रामुलु डाइड। अब कहता है कि 28 दिन के अनशन के बाद, जब वो अनशन पे बैठ गया, भूख हड़ताल पे बैठा, तो 28 दिन के बाद जो उसकी मृत्यु हो गई रामामुल्लू की। अब एज ए न्यूज़पेपर पुटिट, न्यूज़पेपर में खबरें छपने लगी, न्यूज़पेपर भर कर आने लगे सारे कि भाई उसकी मृत्यु हो गई, अनशन पे बैठा हुआ था। अब जनता और भी भड़क गई। द न्यूज़ ऑफ द पासिंग अवे द श्री रामालू इनग्लफ्ड इंटायर आंध्र, पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गई। और कोइस का मतलब होता है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि देहांत के बाद खबर जो है आंध्र को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। और जो विरोध है इतना व्यापक हो गया था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग उनकी माननी पड़ी कि हम जो है आंध्र को अलग स्टेट साबित करेंगे। प्रोटेस्ट व सो जो है विड स्प्रीड, यानी कि विशाल तौर पे फैल गया था। और इंटेंस दैट, उनका ऐसा इरादा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स, की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मजबूर हो गई थी टू गिव द डिमांड कि ठीक अभी हम तुम्हारा अलग राज्य कर देंगे। दस इस प्रकार से ऑन 1 अक्टूबर 1953 को द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र के 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की जो है मांग हुई और ये बनकर एक अलग राज्य उभर कर सामने आया। अब उसके बाद देखो विच जो है सब्सिक्वेंटली बिकेम आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से बन जाता है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा, आंध्रा की रचना होने के बाद अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज आल्सो डिमांडेड देयर ओन सेपरेट। अब उसके बाद जैसे आंध्रा ने तो अलग राज्य बन गया, अब दूसरे कौन से पीछे रहने वाले थे वो बोले हमारा भी अलग राज्य बनाओ। तो इस तरीके से सबने मांग की और इस तरीके से जो है हमारा देश जो है 28 राज्यों में बंट गया। States Reorganization Commission was set up which submitted its report in 1956। एक बार पूरा पैरा पढ़ा देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। और recommending the redrawing of district and provincial boundaries to form compact provinces of जो है असम है और बंगाली है, आसामीज़ हैं, बंगालीज हैं, ओरिया है, तमिल है, मलयालम है और कन्नड़ है। एंड द तेलुगु स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली। द लार्ज हिंदू स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज आल्सो टू बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टेट्स। अब इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषा के लोग भी बोले हमें भी मांग करनी है। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया, जिसमें 1956 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी। और आयोग ने सुझाव दिया था कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाएं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के लिए उद्देश्य से जिलों और प्रांतों को सीमा को पुनः तय कर दिया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, द लार्ज हिंदू स्पीकिंग रिलीजन नॉर्थ इंडिया वाज आल्सो बी ब्रोकन। अब उसके बाद जो है उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए थे। अब 1960 ईस्वी में क्या हुआ, इन 1960 में द bilingual states of Bombay was divided into separate states of मराठी और गुजराती दो भागों में बट गई थी। 1996 को द स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड, 1966 ईस्वी को पंजाब बट गया था और हरियाणा दो भागों में बट गया था। द फॉर्मर ऑफ द पंजाब स्पीकर्स हु वर आल्सो मोस्टली सिख, पंजाब में ज़्यादातर सिख थे। एंड लेटर द रेस्ट जो बच गए थे द स्पोक नॉट पंजाबी बट वेरियस ऑफ हरियाणवी एंड हिंदी, जो हरियाणवी हिंदी बोलते थे वो किस में आ गए थे, हरियाणा में आ गए थे। तो इसमें ये बताया गया है कौन सा राज्य कब बना और किस डेट को बना था, वो हम सब इसमें पढ़ा है हमने। ये आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर भी सारे कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ हैं, तो इसको आप देख लेना। अब उसके बाद आता है भैया प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए योजनाएं, विकास की योजनाएं बनाना। अब विकास की भारत राज्यों में तो बट गया, लेकिन इसके विकास भी तो हमें करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई। अब स्टेट का मतलब होता है राज्य, कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड होता है। नोट दैट यूज इन द सेंस ऑफ वर्ड डज नॉट रेफर द डिफरेंट स्टेट्स विच आर फाउंड इन ए कंट्री। ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है, ठीक है। अब विकास की योजनाएं कौन कौन सी थी,
पूरा पैरा पढ़ाने के बाद इसकी हिंदी समझाऊंगी मैं आपको। लिफ्टिंग इंडिया जो है, इंडियंस आउट ऑफ जो है पॉवर्टी एंड बिल्डिंग ए मॉडर्न technical or industrial base were among the major objectives of new nation. In 1950 the government set up planning commissions to help design and execute suitable policies of economic development. There was a broad vishal and agreement on what was called a mixed economy model. Here both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. What specially these roles were to be, which industries should be initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between different regions and states was to be defined by the planning or commission. यानी कि विकास की योजनाएं बनाना, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए आधुनिक और तकनीकी और औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य बन गया था कि भैया अभी तो इनका आधार जो है हमें मजबूत करना पड़ेगा। 1950 ईस्वी में क्या हुआ, भारत सरकार ने आर्थिक विकास की नई नीतियां बनानी शुरू कर दी और उनको लोगों जो है उनको लागू करने के लिए एक योजना का गठन किया और इसके बारे में ज़्यादातर सहमति थी। तो एज रिजल्ट क्या हुआ, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलने लगा। पूछा जाए भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, तो जो है मिश्रित है। ठीक है, यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी क्षेत्र में क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा चलेंगे, कौन से उद्योग बाजार द्वारा या कौन से उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, इन सब पर जो है डिस्कस की गई। अब उसके बाद क्या, विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के बीच जो किस तरह से संतुलन बनाया जाएगा, इस बात ये मुद्दा सामने आए तो इसको परिभाषित करना जो है योजना आयोग का काम था। अब 1956 में क्या हुआ, इन 1956 में क्या हुआ, द सेकेंड 5-year प्लान वाज फॉर्मुलेटेड। कहते हैं 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। अब पहले कैसे, उसके बाद कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। अब क्या हुआ, इस पर फोकस किया गया स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी उद्योग हैं सच एज स्टील उद्योग है, ऑन द बिल्डिंग ऑफ द लार्ज डैम, बड़े बड़े डैम, इन पे ध्यान दिया गया। दिस सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। कहते हैं कि ये सारे किसके कंट्रोल में होंगे, स्टेट के, राज्य के कंट्रोल में होंगे। दिस फोकस वॉज हैवी इंडस्ट्री एंड द एफर्ट at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few जो है डिकेट्स मैंने तो दशक। अब उसके बाद का ये काम सरकार नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए और भारी उद्योगों पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिश से जो है अगले कुछ दशकों यानी कि 10 साल तक जो है आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। फिर क्या हुआ, इस पद्धति के बहुत सारे जो समर्थक हैं, कुछ तो क्या थे, द अप्रोच हैड स्ट्रॉन्ग, कुछ तो इसके सपोर्ट में थे, बट आल्सो सम जो है वोकल क्रिटिक, कुछ इसके सपोर्ट में थे, कुछ ने इसकी जो है आलोचना की थी कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है। उसके बाद सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इन एडिक्यूट्स जो है एम्फसाइज बल देना ऑन द एग्रीकल्चर। और उसके अलावा जो है कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा वो कह रहे कि अब कुछ लोगों का मानना था एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया आपका कृषि खेती बाड़ी। ठीक है, दूसरों ने आर्ग्यू किया दैट इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन एंड स्टिल अदर बिलीव दैट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। एट महात्मा गांधी फॉलोवर मीराबेन जो है रोट इन 1949 बाय साइंस एंड मशीनरी ही मैनकाइंड में get huge return for a time but ultimately जो है will come desolation. We have got to study nature's balance and develop our lives within her law. अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पे तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण जो है पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव का उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई कहता है कि प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, कोई कहे पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे रहे हो। महात्मा गांधी की जो है अनुयायी एक फॉलोवर थी उसकी मीराबेन। ठीक है, मीराबेन उन्होंने क्या किया, मीराबेन ने 1949 में लिखा था विज्ञान और मशीनरी के द्वारा
उससे मानवता को कुछ समय तक भारी जो है फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी ना। हमें कुदरत के संतुलन का जो है अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए। कहते हैं कि हमें नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम नेचर के बैलेंस को बिगाड़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही मिलेगी, नुकसान ही होगा। ठीक है, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से अपने जीवित रह पाएंगे। अपने जो है प्राकृतिक रूप से अगर हमने फॉलो किया तो सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे, सामने आ पाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें पूछा गया है कि राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, जब पूरे 60 वर्ष हो गए थे तो फिर क्या हुआ, द नेशन 60 ईयर्स ऑन, यानी कि अब 60 वर्ष पूरे हो चुके थे राष्ट्र को, एक राष्ट्र देश बने हुए। ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व में आना। अब पूरे 60 साल हो गए थे 2007 में। एज ए फ्री नेशन, अब स्वतंत्र रूप से राष्ट्र बन चुका था। हाउ वेल हैज़ द कंट्री डन इन दिस टाइम एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ इट फुलफिल्ड द आइडियल्स सेट आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते कि 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं गांठ वर्ष मनाई थी, और इस दौरान हमारे देश का जो प्रदर्शन है कैसा रहा है, संविधान में तय किए आदर्शों को हम किस तरह से रद्द कर सरकार साकार कर पाए, पूरा कर पाए हैं। और कहते हैं कि द इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, दैट इट इज स्टिल डेमोक्रेटिक। भारत अभी भी एक है, लोकतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। और ये जो बात है, आर द अचीवमेंट्स दैट वी माइट justly be proud of. Many foreign observers had felt the India could not survive as a single country. अब उसके बाद जो है बहुत सारे विदेशियों ने कहा है कि जो भारत है एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा, उन्हें क्या लगता था कि यहाँ पर जो है अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जो है दैट वुड ब्रेक अप सो मैनी पार्ट्स विद, क्योंकि अलग अलग भागों में बटा हुआ है, विद ईच अलग अलग धर्म है, लिंग्विस्टिक अलग अलग भाषा है, सीकिंग टू फॉर्म ए नेशन ऑफ इट्स ओन। और कहते हैं कि हम सब भारतीय एक कैसे एक रह सकता है, क्योंकि कभी ना कभी तो इनमें आपस में क्या होगा, विवाद होगा। अभी विवाद हो गए तो ये राज्यों में बट गए तो आगे चल के भी ना विवाद हो सकता है। हाउएवर एज मैनी एज 13 जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस as well as hundreds of state and local elections, there is a free press as well as an independent जो है judiciary. Finally, the fact that people speak different languages or practices different faith has not come in the way of national unity. अब कहते हैं कि हमारा जो संविधान है ना, इसमें ये बताया गया है। अब उसके बाद कहते हैं कि कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी जो इच्छाएं हैं निर्मूल जो है इनका कोई आधार ही नहीं हुआ। और आज़ादी के लगभग 13 कितने तक, आज़ादी से अब तक लगभग है 13 आम चुनाव हो चुके हैं, 13 चुनाव हो चुके हैं। राज्य तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर स्वतंत्र प्रेस है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता होते हुए भी क्या है, राष्ट्रीय एकता के लिए कोई भी रुकावटें नहीं है। अब ये लास्ट पैरा है, उसमें फिर बताया गया है ऑन द अदर हैंड, जैसे कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए डीप डिविजन्स परसिस्ट, परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद है। ठीक है, डिस्पाइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो है गारंटीज, हालांकि जो संविधान भी बन चुका है फिर भी जो लोगों में आपस में मतभेद रहते हैं, जैसे पार्टियों में आपस में मतभेद हो जाते हैं। द अनटचेबल्स और एज दे आर नाउ रेफर टू द दलित, जो अनटचेबल लोग हैं, जनजाति के लोग जो है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन्हें दलित के नाम से जाना जाता है। फेस वायलेंस, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज, यहाँ की जो पानी के जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि नदी है, तालाब है, झरने हैं, कुएं हैं, टेम्पल है, और इसके अलावा जो मंदिर है, पार्क्स हैं, उन पे भी जाने की इनको परमिशन नहीं होती है। एंड डिस्पाइट द सेक्युलर जो है आइडल्स इंस्ट्रेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैव बीन क्लासेस मीन्स होता है क्लासेस बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। इन क्लासेस होता है झगड़ा, वाद विवाद होना, अलग अलग धर्म के नाम पर झगड़े होते रहते हैं। अबाउ ऑल मेनी ऑब्जर्व्स हैव नोट, ये सारा हमने नोट किया है। फिर भी द गल्फ होती है खाई बोल दो, या फिर एक आप ये
इन दोनों में गैप लगा लो, ठीक है। बिटवीन द रिच देर इज, यह एक गैप, एक खाई है रिच और गरीब और अमीर के बीच में, हैज थ्रोन ओवर द ईयर्स, काफी सालों से चली आ रही है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, सम ग्रुप्स ऑफ इंडियंस हैव बेनिफिटेड ए ग्रेट डील फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कहते हैं कि दे लिव इन द लार्ज हाउसेज एंड, और जो है डाइन इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, जो अमीर लोग हैं वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। सेंड देयर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, महंगे एक्सपेंसिव होता है महंगे स्कूल में भेजते हैं। टेक एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज, छुट्टियां बिताने जाते हैं विदेशों में। एट द सेम टाइम मैनी अदर्स जो है कंटिन्यू टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको बीपीएल के नाम से भी जाना जाता है। हाउस्ड इन अर्बन स्लम, ये बेचारे कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहेंगे, घरों में रहते हैं, और स्लम होता है गंदी बस्तियों में रहते हैं। और लिविंग इन रिमोट विलेजेस ऑन द लैंड्स एंड यार्ड्स लिटल एंड कैन नॉट अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि खर्चा नहीं उठा सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने का। तो यहाँ पर जो अमीर गरीब का भेदभाव दिखाया गया है। उसके बाद लास्ट पैरा में बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब उसके बाद जो है हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, बट लेकिन इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स। लेकिन अगर देखा जाए असली ज़िंदगी के अंदर कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। और अगर जज किया जाए बाय द स्टैंडर्ड से, तो इट्स सेट इट्स सेल्फ इंडिपेंडेंस। और इसके अलावा है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन ए ग्रेट सक्सेस बट इट हैज़ नॉट बीन ए फेलियर इधर। इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन यह भी सच है कि भैया एक जो है सच है कि ये बिल्कुल विफल भी नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि यह विफल नहीं हुआ है। यानी कुछ लोग ये कहते थे कि यही स्वतंत्र तो भले ही हो गया हो, लेकिन जो है ये पता नहीं कब तक एक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर विविधता पाई जाती है। तो ये आज हमने इस चैप्टर में भारत के बारे में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरीके से जो भारत है जो है राज्यों में बटा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप बाकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए।